एक एक गांव में मैं जाने का काम किया हूं, रात्रि विश्राम करने का काम किया हूं, एक एक कार्यकर्ता का घर देखता हूं, एक एक कार्यकर्ता के हर स्थिति के बारे में, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सबके बारे में मैं जानता हूं। और लाखों कार्यकर्ता पार्टी का काम करके और आज सड़कों पर है। तमाम पार्टियों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर के, अपने दल के नेताओं की उपेक्षा को लेकर के आम जनमानस में भी ये धारणा है कि आखिर मेरे क्षेत्र का अमुक कार्यकर्ता इतने दिनों से इस पार्टी में काम करता है, तो आखिर उसको पार्टी अवसर क्यों नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि हर जात में पार्टी हो, लेकिन पार्टी में जात नहीं हो। तो जब पार्टी में जात नहीं है, तो मेरे जैसे सबल कार्यकर्ता को पार्टी क्यों नहीं आजमाती है, क्यों नहीं दांव लगाती है। कांग्रेस की सरकारों ने, अन्य सरकारों ने यह परंपरा बना दिया कि बाढ़ में ही हम बांध को मरम्मत करेंगे। आप उसको निभा रहे हैं और हमारी सरकार भी उसको निभा रही है। बहुत। नीतीश कुमार जी, आपके बस का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कोटा में यह मंत्रालय दीजिए और कैसे सरकार चलती है, कैसे प्रशासन चलता है, आपको पता चल जाएगा। 2015 में अमित शाह अनूप श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को बुलाते हैं, इनकी खोज चालू होती है और रात के तकरीबन 1 बजे अनूप श्रीवास्तव अमित शाह के पास पहुंचते हैं। उस वक्त 2015 में ये चुनाव लड़ने वाले थे। अमित शाह ने इन्हें कहा कि पार्टी आपकी चिंता करेगी, और उसके बाद आज 5 साल बीत गए। पार्टी कितना चिंता कर रही है या करेगी, इस पर निर्णय देने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। लेकिन आज का ये साक्षात्कार पॉलिटिकल तो है, लेकिन उस पॉलिटिक्स में क्या होता है ये आपको बताने के लिए है, ये समझाने के लिए है कि इस भारत में मौजूद सारी पार्टियों में काम कर रहे वो कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन किसी एक पार्टी के लिए समर्पित कर देते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो सोचते हैं कि क्या हमें टिकट मिलेगा, क्योंकि ऐसी लंबी कतारें होती हैं जहां कई लोग खड़े होते हैं जिनके पास बहुत तरह का बल होता है। उस बल के आगे आप कोई प्रत्यय लगा लीजिएगा। बाकी अनूप श्रीवास्तव का बहुत शुक्रिया रहेगा कि आपने हमें समय दिया। चुनाव आ रहा है। अमित शाह ने 2015 में कहा था कि पार्टी चिंता करेगी, होगी चिंता? ये तो चिंता प्रदेश नेतृत्व को करनी है, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को करनी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं 2015 में चुनाव लड़ रहा था तो नेतृत्व को थोड़ा चिंता थी हमारे लड़ने से, क्योंकि मैं पार्टी का एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूं और मैंने पिछले 45 वर्षों से संघ के स्वयंसेवक के रूप में प्रारंभ करके 45 साल से संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, और छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों से मैं प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, और तब से लेकर आज तक अनवरत एक झंडा भारतीय जनता पार्टी के नीचे मैं अपना सारा जीवन कहिए, जवानी कहिए, समय कहिए, हमने सब भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और 2015 में मेरी लालसा थी, उसके पहले भी मैंने प्रयास किया था अपने प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से, कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, और क्षेत्र में मेरी पहचान एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में है, और काफ़ी पार्टी के प्रति समर्पित भाव से मैंने काम किया है। और मुझे भी राजनीति में जो भी कार्य करते हैं, चाहे किसी दल में लाखों कार्यकर्ता, उनके मन में कहीं ना कहीं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की लालसा होती है। अगर ये लालसा नहीं होती तो राजनीति में कोई काम करने नहीं आता। और मेरे मन में भी थी, आज़ादी के बाद से लगातार गोपालगंज की उपेक्षा विकास के क्षेत्रों में, तो मेरे मन में भी लालसा थी कि मुझे भी शक्ति मिलता सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, तो मैं भी जो मेरे मन में जो कल्पना थी, मेरे मन में जो विकास का खाका था, मैं भी चाहता हूं कि एक बार मुझे अवसर मिले और मैं विकास करके क्षेत्र के लोगों को बताऊं कि विकास कैसे होता है। और इसी बात को सोच करके मैंने 15 में चुनाव लड़ा था। चुनाव के 1 सप्ताह रह गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए और विभिन्न माध्यमों से मेरे तक सूचना आई, और मैं उनका सम्मान करते हुए उनसे मिलने गोपालगंज मुख्यालय में
हमारे माननीय अभी विधान पार्षद हैं आदित्य नारायण पांडे जी, उनके आवास पर वो ठहरे थे। मैं वहाँ गया जहाँ हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगल पांडे जी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनका गोपालगंज से बहुत गहरा लगाव रहता है, आज उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री के दायित्व पर विराजमान हैं, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और अमित शाह जी से हमारी वार्ता हुई। अमित शाह जी ने मेरे बगावती तेवर के बारे में जानना चाहा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी सारी बातें रखी कि मैं पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम करता हूं, और आप जिसे लड़ाते हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं आदरणीय सुभाष सिंह जी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में लाने और जोड़ने का काम मेरे ही कार्यकाल में हुआ। और मैं अध्यक्ष था, मेरे मन में कल्पना थी कि गोपालगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए और मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में आए, ताकि हमारा भी जस होगा, हमारा भी नाम बढ़ेगा और पार्टी भी हमारी मजबूत होगी। इस नाते मैंने उनको लाया था और वो लगातार 3 टर्म पार्टी ने उनको टिकट दिया। वो विधायक बनकर के काम किए। क्षेत्र की जनता कितना संतुष्ट है ये लोग बताएंगे, विकास क्या उन्होंने किया ये भी लोग बताएंगे, और पार्टी की सेवा उन्होंने कितना किया ये पार्टी नेतृत्व बताएंगे। लेकिन मेरा अधिकार भी बनता है, मैं इसी विधानसभा गोपालगंज 101 का निवासी भी हूँ, मेरा जन्मभूमि भी है, मेरा कर्मभूमि भी है, और इस नाते मैं इस बार भी, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी चिंता पार्टी करेगी। और मैंने बैठ गया, और बैठने के बाद उस सीट को 3400 वोटों से जीतने का काम किया। ये 3400 वोट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये लड़ जाते ना तो हो सकता है कि भाजपा का कैंडिडेट हार जाता। मैं इस पे बीच में नहीं जाऊंगा। अनूप जी, आप जब आपने कहा कि आपने जवानी दी है, मुझे लगता है आप बुढ़ापा भी दे रहे हैं। ये बात बताइए ना कि 45 साल जो अपना जीवन किसी पार्टी को दे देता है, उसके बाद भी उसको जब आज तक टिकट नहीं मिलता है तो आदमी क्या सोचता है। अपने जब बच्चों को, अपने पोते पोतियों को या क्षेत्र के लोगों को आप कहानी सुनाएंगे कि आपने भाजपा का सेवा किया है, तो कैसे सुनाएंगे कि उसी भाजपा ने आपको, या फिर किसी भी पार्टी ने जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान जहां नहीं होता है, तो कैसे आप इसको देखते हैं जी? देखिए, मेरे जैसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम पार्टियों में लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर संगठन को मजबूती के लिए काम किया। और रही बात बताने की, तो मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं कि पूरे ज़िले में, गोपालगंज ज़िले में, मैं गोपालगंज जिला का अध्यक्ष रहा हूं, और किसी के कृपा पर नहीं, मैं बैलेट से चुनाव जीतता था। बैलेट से संगठन का चुनाव होता था और मैं बैलेट से चुनाव जीतता था, और जीत करके उसमें प्रदेश के नेता यह देखते थे, जिला नेतृत्व जो जिले के नेता टाइप के लोग थे, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के जो नेता, ये तमाम लोग मेरे विरोध में होते थे। लेकिन जिले के कार्यकर्ता, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हनुमान जी की बांदरी सेना जो थी, वो बांदरी सेना, जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बांदरी सेना मेरे साथ सदैव रही है। और आज भी कार्यकर्ताओं का मुझ पर जितना विश्वास रहता है, कार्यकर्ताओं के लिए जितना मैं परित्याग करता हूं, कार्यकर्ताओं के दुख सुख में मैं खड़ा होता हूं, इस नाते कार्यकर्ता आज भी मुझ पर विश्वास करते हैं। और उन कार्यकर्ताओं के बल पर मैं 2-2 बार बैलेट से चुनाव जीता जिलाध्यक्ष का, और एक-एक गांव का मैं प्रवास किया हूं, एक-एक गांव में मैं जाने का काम किया हूं, रात्रि विश्राम करने का काम किया हूं, एक-एक कार्यकर्ता का घर देखता हूं, एक-एक कार्यकर्ता के हर स्थिति के बारे में, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, सबके बारे में मैं जानता हूं। और लाखों कार्यकर्ता पार्टी का काम करके और आज सड़कों पर है। आज राजनीति का दुर्भाग्य कहिए कि आज राजनीति में धन बल, बाहुबल का महत्व बढ़ा है, लेकिन इससे राजनीति को ह्रास हो रहा है। तमाम पार्टियों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर के, अपने दल के नेताओं की उपेक्षा को लेकर के, आम जनमानस में भी ये धारणा है कि आखिर मेरे क्षेत्र का अमुक कार्यकर्ता इतने दिनों से इस पार्टी में काम करता है, तो आखिर उसको पार्टी अवसर क्यों नहीं देती है। मैंने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि हमारे माननीय विधायक सुभाष जी हैं, मैं उनका कद्र करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनको मैंने पार्टी में लाने का भी काम किया था। उनके चुनाव में उनको जिताने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, और वो जीते भी थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पार्टी नेतृत्व से कि क्या सुभाष जी को आपने 3-3 अवसर दिया?
वो दूसरे दल से आए थे, ठीक है, उनका स्वागत किया गया, वो विधायक भी बने, पार्टी की सरकार भी बनी। तो क्या मेरे जैसे कार्यकर्ता जो उनसे शिक्षा के क्षेत्र में कम है, न सामाजिकता में कम है, न पार्टी को योगदान देने में कम है, तो आखिर मेरे ऊपर विचार क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में? आप अवसर तो दीजिए। और जातिवाद राजनीति की बात करते हैं तो जहाँ 5,000 ब्राह्मण का वोट है वहाँ ब्राह्मण को टिकट देते हैं। गोपालगंज विधानसभा में कायस्थों का वोट भी 12,000 से कम नहीं है। तो जब 5,000 वाले को आप टिकट दे सकते हैं तो 12,000 वाले को टिकट क्यों नहीं देते हैं? और राजनीति में जब हम आए थे तो हम जाति का काम करने के लिए नहीं आए थे और जातिवाद का काम नहीं करते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि हर जात में पार्टी हो लेकिन पार्टी में जात नहीं हो। तो जब पार्टी में जात नहीं है तो मेरे जैसे सबल कार्यकर्ता को पार्टी क्यों नहीं आजमाती है, क्यों नहीं दाव लगाती है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुभाष जी जितना वोट से जीतते हैं उससे अधिक वोटों से जीत करके गोपालगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने में मैं सक्षम हूं और मेरा अधिकार बनता है। मैं पार्टी नेतृत्व से प्रारंभ कर दिया हूं कहना, अपना आवेदन देना, अपनी बात रखना कि आपने पिछले बार मुझे बैठाने का काम किया था, आपने मेरी चिंता करने का को कहा था, आपने मेरी चिंता की है। आपने मेरी चिंता की कि चुनाव के बाद 17 में आपने मुझे हिमाचल प्रदेश भेज दिया जिला चुनाव प्रभारी बना करके कुल्लू का, और मैं वहाँ 3.5 महीना पार्टी के लिए उन्नत काम किया और मेरे जैसे पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता दिवाली वहाँ मनाया। जो चित्रगुप्त पूजा, अमेरिका से भी चित्रगुप्त परिवार के लोग आते हैं अपने परिवार के साथ चित्रगुप्त पूजा करने के लिए, मैं चित्रगुप्त पूजा भी वहीं किया। मैं छठ जैसे महा त्यौहार जो बिहार में मनाया जाता है उस छठ त्यौहार को भी मैंने हिमाचल में मनाने का काम किया। दशहरा का दुर्गा पूजा घर घर में होती है, माँ भवानी की पूजा, और मैं उस पूजा को भी घर परिवार के साथ नहीं मना करके हिमाचल में किया। मैं पार्टी के प्रति कितना समर्पित हूँ यह पार्टी नेतृत्व विचार करे। और मैंने सारे त्योहारों को हिमाचल में बिता दिया परिवार को छोड़ करके, और मैंने पार्टी को जिताने के लिए वहाँ अपना समय दिया। वहाँ से मैं आया, उसके बाद मुझे सिवान लोकसभा प्रभारी बनाया गया। लोकसभा प्रभारी के रूप में मैंने 1 साल काम किया और वहाँ भी जीत सुनिश्चित हुआ। उसके बाद उसी बीच मुझे मुजफ्फरपुर का जिला चुनाव संगठन प्रभारी बना करके, सह प्रभारी बना करके मुजफ्फरपुर भेजा गया। मैंने वहाँ भी बखूबी संगठन का चुनाव कराने में सफलता प्राप्त किया। इसके बाद मुझे छपरा का गठन प्रभारी बनाया गया, मैं वो भी काम कुशलता से निर्वाह किया। उसके बाद मुझे उसी क्रम में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जो पिछले 20 वर्षों से मैं दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा मुझे भेजा जाता है और मैं काम करता हूं। इस बार भी मुझे कालकाजी विधानसभा में फरवरी में भेजा गया, मैंने पार्टी के लिए वहां भी कार्य किया। वहां से आने के बाद पुनः मुझे छपरा का जिला प्रभारी बनाया गया और मैं आज भी जिला प्रभारी के रूप में तन मन धन से काम कर रहा हूँ दे करके। और मेरे काम को पार्टी जानती है, मैं कितना निष्ठा के साथ, कितना जिम्मेवारी के साथ जो काम मुझे मिलता है मैं उसको सफल करता हूँ। तो आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी में 45 वर्षों की जो मेरी सेवा है, जो हमने अर्पित किया है पार्टी को, निश्चित रूप से पार्टी ने पिछले बार में वादा भी किया है कि आपकी चिंता की जाएगी, और जो चिंता अब तक पार्टी ने किया है उसमें तन मन धन से समर्पित होकर के मैंने पार्टी का काम किया है। मुझे विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे गोपालगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी और यह सीट जीत कर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करूँगा। ये साक्षात्कार में किसी विकास पर नहीं कर रहा, ये नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, बिहार में आ जाइए तो सुशील मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, उपेंद्र कुशवाहा को, पप्पू यादव को, उन बड़े नेताओं को एक सबक के लिए ये वीडियो भेजना चाहता हूं कि सर, जो कार्यकर्ता शुरू से आपके किसी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में मेहनत करता है, आप उसे तमाम जिम्मेदारियां देते हैं, वो छाती ठोक कर ये कहता है कि मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करता हूं, फिर भी जब उसे टिकट नहीं मिलता है ना सर, तो वो ऐसे ही अनूप श्रीवास्तव की तरह, बगावत शायद ये नहीं करेंगे लेकिन वो बिफरता है। वो कहता है कि जब मैंने हर काम किया तो मुझे अलगाव के साथ क्यों रखा गया। बाकी अब गोपालगंज के बारे में आप जान लीजिए, यहाँ से 3 बार से विधायक हैं सुभाष सिंह। उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम के चलते जीत जाते हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, अनूप जी से भी पूछ लेंगे। लेकिन इसके अलावा उनकी एक परिचय ये भी है कि सुभाष सिंह क्षेत्र में काम तो करते हैं लेकिन चुनाव के वक्त वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो हमारे अन्य नेता आप देखते ही हैं कैसे करते हैं। उसी गोपालगंज 101 विधानसभा से अनूप श्रीवास्तव आज ताल ठोक रहे हैं। अनूप जी, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सुभाष सिंह से लोग कितना खुश हैं? क्या भाजपा के सुभाष सिंह उतना काम कर पाए हैं कि आपके जैसे एक कैंडिडेट को ये कहना पड़ रहा है
कि हम उनसे बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए, सुभाष जी ने क्या किया नहीं किया, हमारे सम्मानीय विधायक हैं, मैं उनकी टिप्पणी उन पर करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि गोपालगंज विधानसभा मूलभूत विकास से काफ़ी दूर है, चाहे इसमें सुभाष जी दोषी हों या उसके पहले के जो जनप्रतिनिधि रहे वो दोषी हों या सरकार दोषी रहे, लेकिन गोपालगंज को जो विकास होना चाहिए किसी क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह माने हर क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र हो, आधी आबादी गोपालगंज की बाढ़ से प्रभावित होती है हर साल। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और जनप्रतिनिधियों से कि जब बाढ़ आती है तभी बांध की चिंता हम क्यों करते हैं? बाढ़ आती है तो सर्वेक्षण और निरीक्षण, क्या सर्वेक्षण और निरीक्षण से बांध रुकेगी? यदि बांध को रोकना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जो सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाए। और बाढ़ का महीना समाप्त होता है अक्टूबर से जून तक उन बांधों की मरम्मती हो, उन बांधों को पक्कीकरण किया जाए। जितना पैसा हर साल बाढ़ में बर्बाद होता है उतना में 50-50 किलोमीटर कम से कम पक्का बांध बनाया जा सकता है, उसको सीमेंटेड किया जा सकता है। लेकिन जब बांध आता है, बाढ़ आता है, बांध टूटता है, बांध का रिपेयर होता है, अधिकारी निरीक्षण करते हैं, नेता सर्वेक्षण करते हैं, कोई हवाई जहाज से आता है, कोई हेलीकॉप्टर से आता है और कोई बांध पर पैदल जाता है। किसका दोष है? ये जनता को मूर्ख बनाया जाता है। और यह परिपाटी सदियों से, आज़ादी के बाद से लगातार नेताओं ने, सरकारों ने लूट मचाने के लिए लूट का तरीका अख्तियार किया है। यदि सरकार चाहती है कि सचमुच में इस समस्या का निदान हो तो मेरे जैसा दृढ़ इच्छा वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो बाढ़ समाप्त होता है बरसात का महीना तब से और बरसात आने के पहले तक हर साल 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बांध को पक्का बनाया जाए और पक्का बना करके और बांध का परमानेंट उसका निदान हो सकता है। आप क्या करते हैं? 15 साल से आप सरकार में हैं। अब तीखा सवाल रहेगा, जदयू और भाजपा है, ठीक है, किसका दोष है? हमने तो पहले कहा कि आज़ादी के बाद से लगातार सरकारों का दोष, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वह विरोधी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार को। कांग्रेस की सरकारों ने, अन्य सरकारों ने यह परंपरा बना दिया कि बाढ़ में ही हम बांध को मरम्मत करेंगे। आप उसको निभा रहे हैं और हमारी सरकार भी उसको निभा रही है। बहुत शानदार। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप लगातार लालू जी का विरोध करते हैं, 15 साल से तो हम भी सरकार में हैं, तो हम लालू जी के कार्यों का जो विरोध करते हैं, वर्णन करते हैं, हम अपने किए हुए, हम अपनी उपलब्धियों का वर्णन क्यों नहीं करते हैं? हमने क्या अलग किया है लालू जी से? कुछ क्षेत्रों में किया है, बताइए 2-3 क्षेत्र। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां अस्पतालों में कुत्ता और सुअर बेड पर होते थे, हमने विकास किया है। जितना संसाधन बिहार सरकार के पास, जितना संसाधन भारत सरकार ने दिया, उसके अनुरूप हमने किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी विशेष रुचि नहीं लिए। अगर विशेष रुचि लिए होते तो अधिक से अधिक फंड की व्यवस्था करते। और सबसे बड़ा कमी हमारी सरकार में है, और उस हम सरकार को दोष नहीं देंगे, हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोषी मानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, सबको अधिकारियों के सामने इन्होंने गौण कर दिया है और अधिकारियों को खुली छूट देखा है। अधिकारी न विधायक की सुनता है, न मंत्री की सुनता है, न मुख्यमंत्री की सुनता है। मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना, मुख्यमंत्री नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना इस बिहार में हो रही है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का बिल्कुल चौपट है। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपके बस का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कोटा में यह मंत्रालय दीजिए और कैसे सरकार चलती है, कैसे प्रशासन चलता है, आपको पता चल जाएगा। आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भागलपुर में एक आदमी मर गया, 5 घंटा तक उसके लाश को कोई उठाने वाला नहीं था। पहला, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, पान थूक थूक कर बेसिन गंदा किया गया है, पानी साफ करने वाला कोई नहीं है। दूसरा, शिक्षा की बात की आपने,
आज भी गोपालगंज के 50% सरकारी विद्यालय में लड़का सब बोरा बिछाकर पढ़ता है। तीसरा बताइए। मैंने तो कह दिया, मैंने इसके पहले ही कहा, जब मुख्यमंत्री का आदेश अधिकारी नहीं मानता है तो मंत्री के क्या विसात है? खेल जा रहे हैं आप, मंत्री के क्या विसात है? जब मुख्यमंत्री के आदेश नहीं चल रहा है तो मंत्री को कौन सुनता है? कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता और विधायक को कौन सुनता है? ये स्थिति बिहार की बनी है। अच्छा एक जवाब दीजिए, मान लिया आपको मौका मिल जाए, 3 काम बताइए जो कर दीजिएगा। देखिए, मुझे मौका मिला 3 काम तो मैं कितना करूंगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हर समस्याओं के लिए सड़क से सदन तक मैं इतना संघर्ष करूंगा कि सरकार को मजबूर कर दूंगा कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। ये गोपालगंज हमारा जो ज़िला है, बिहार में सबसे बड़ा ज़िला है, जो विदेशों से धन कमाने में, धन लाने में सबसे ज्यादा एक नंबर, सबसे ज़्यादा पैसा गोपालगंज में आता है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आपने सभया एयरपोर्ट बने, इसके लिए क्या किया? क्या किया आपने? यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा, छोटी लाइन जो छपरा मसरख होकर के गोरखपुर को जाती थी, सिवान से थावे होकर के गोरखपुर को कप्तानगंज को जाती थी, बड़ी लाइन में केंद्र की सरकार ने उसको तब्दील कर दिया। आप मुख्यमंत्री के हैसियत से गोपालगंज के लोगों को दिल्ली जाने के लिए गोपालगंज जंक्शन पर ट्रेन मिले, थावे जंक्शन पर ट्रेन मिले, जलालपुर में ट्रेन मिले, कुचायकोट में ट्रेन मिले, सासा मूसे में ट्रेन मिले, आपने क्या किया है? आज गोपालगंज के सांसद को, जो सांसद में आवाज़ उठाना चाहिए जिस सांसद को, वो हमारे सांसद जाते हैं सिवान ट्रेन पकड़ने के लिए, गोरखपुर ट्रेन पकड़ने के लिए। क्यों? सबसे अधिक पैसा खाड़ी देशों से गोपालगंज में आता है। यहाँ एक एयरपोर्ट होना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए। ये क्या विकास आपने किया है? आज एनएच पर बांध टूटने के कारण एनएच के ऊपर से पानी बह रहा है, आपका विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं। नीतीश जी, आपके बस का विकास नहीं है। मैं सीधे कहता हूं कि आज जो कुछ भी बिहार में कमी है वह सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण है, क्योंकि वो सिर्फ लालू जी ने लूटा बिहार को, लालू जी ने बिहार को बर्बाद किया, यही गाना गाते हैं। ये गाना छोड़िए। आपने क्या किया? आपने बाढ़ को रोकने के लिए 15 वर्षों में कौन कौन से कदम उठाए? नीतीश जी, आप जवाब दीजिए। मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में क्यों नहीं खुला? यह नीतीश जी 15 वर्ष का, आप जवाब दीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खुला? आज भी बच्चे विद्यालय में ज़मीन पर बैठते हैं, आपने कहा बोरा बिछा करके, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसके जिम्मेवार नीतीश जी हैं। वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उस पैसे का विकास यहाँ दिख रहा है, बाकी नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। कोरोना जैसे महामारी के संकट में हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, प्रवास भी कर रहे हैं। कहाँ प्रवास कर रहे हैं? कहाँ गए सर? कल एम्स में गए थे, उसके 17 दिन तक सिर्फ फेसबुक का पोस्ट किए हैं। एनएमसीएच में गए, एम्स में गए, बाकी जगह पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी अपने आवाज से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी को बाहर निकलना सर चाहिए। इतना ही दिक्कत है तो भाजपा अलग क्यों नहीं हो रही है नीतीश जी से, बताइए। ये भाजपा, बिहार के जनमानस की इच्छा है कि नीतीश जी को एनडीए से बाहर किया जाए, नीतीश जी को छोड़ा जाए। नीतीश जी ने अधिकारियों को बिहार के को हवाले कर दिया अधिकारियों के, और बिहार का विकास इसीलिए बाधित है। भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है केंद्र नेतृत्व का? हम अपील करना चाहते हैं प्रांतीय और केंद्र नेतृत्व से कि नीतीश जी को एनडीए से बाहर कीजिए। बिहार की जनता एनडीए में जो बाकी अन्य पार्टियां हैं उनके साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आपको उतना बहुमत देगी बिहार की जनता कि आप सरकार बनाएंगे, और आप अपने जिस तरह से बाकी देश प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, वहाँ विकास कर रहे हैं, उस तरह से आप बिहार का विकास कर लीजिएगा। हम अपील करते हैं केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व से कि आप एक बार इस चुनाव में नीतीश कुमार जी से अलग होइए और चुनाव लड़िए और विकास को एजेंडा बनाइए। आपने जो अपने माध्यम से किया है, जो अपने विभाग के माध्यम से किया है, उसको जनता को बताइए। जनता आपके साथ है। बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2015 में तो अलग होकर देख लिए थे सर, 54 सीट जीते। 2015 में अलग होकर के लड़े थे, वो परिवेश दूसरा था। कैसा परिवेश था, डिफाइन करिए। वो परिवेश था, लालू यादव का करिश्मा। लालू यादव का करिश्मा नहीं था। क्या था? बिहार के मतदाता 3 भागों में बटे हैं। कुछ लालू जी के समर्थक हैं, कुछ नीतीश जी के समर्थक हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार बनी और आम जमीन पर रहने वाले लोगों से लेकर के और हर वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त की है, इस कोरोना के संकट में या इसके पहले या विकास के क्षेत्र में,
हमारे मोदी जी ने जो काम किया है उनके कामों से। और सबसे बड़ी बात कि जो मूलभूत समस्या इस देश की थी, 500 वर्षों से राम जन्मभूमि का मामला अधर में पड़ा हुआ था। वहाँ हर लोग कहते थे, हम लोगों को भी लगता था कि हमारी पार्टी भी राम जन्मभूमि के मंदिर पर राजनीति करती है, हम लोग का भी विश्वास नहीं था। लेकिन हमारे मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति ने 500 वर्ष के पुराने विवाद को समाधान करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और रामलला के मंदिर का निर्माण 5 तारीख को होने जा रहा है। इससे लेकर के बिहार सहित पूरे भारत की जनता मोदी जी के प्रति काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के बाद से लगातार भारत का अंग होते हुए भी भारत में नहीं था, उसको पूर्ण रूप से भारत में विलय करके और लोगों के जो हृदय को जीतने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। और इस नाते बिहार की जनता मोदी जी पर अटूट विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास करती है। और आज नीतीश कुमार के कई एक फैसले, जैसे शराबबंदी का ढिढोरा हमारे मुख्यमंत्री जी पीटते हैं और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं हमारे नेता कि क्या महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और उसके लिए महिला निरोधक जो कानून बनाया गया है, तो कुछ गलत लोगों पर भी ये कानून लागू कर दिया जाता है, लोगों को फंसा दिया जाता है। तो क्या इसको हटा दिया जाए? मैं नहीं कहता हूं कि इस कानून को हटा दीजिए, लेकिन अपने अधिकारियों को कहिए कि अगर गलत लोग सही लोगों को अगर इस चपेट में ला करके फंसाना चाहते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके प्रतिष्ठा को दूषित करना चाहते हैं, तो आपके अधिकारी जजमेंट करें। अगर सचमुच में वो महिला के साथ उत्पीड़न किया है तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन गलत फंसाया जा रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। आज शराबबंदी 10 गांव में 15 गांव में एक ठेका होता था जहां से शराब बिकती थी, आज हर गांव में 15-15 ठेके चल रहे हैं। होम डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के अधिकारी जानते हैं किस गांव में कौन बेचता है, थाना बेचवा रहा है, जिला प्रशासन बेचवा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, पकड़ के जाता है, छूट के आता है, फिर वो धंधा शुरू करता है। आप फोन कीजिए, थाना प्रभारी को बताइए कि हमारे गांव में अमुक जगह पर बिक रहा है, थाना प्रभारी उस बेचने वाले को बताता है, बेचने वाला बिहार में कई जगह हुआ है, फरसा से लोग काट दिए हैं पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले। कैसे उसको पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? तो नीतीश जी, इतना सब होने के बाद भी भाजपा जदयू के साथ है जी। ये दुर्भाग्य है। हमारा नेतृत्व क्यों नहीं सोच रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक क्यों नहीं ले रहा है, जनता से फीडबैक क्यों नहीं ले रहा है? लेना चाहिए और नीतीश कुमार जी को एनडीए से अलग करना चाहिए। आज बिहार की जनता का ये डिमांड है। अंतिम 2 सवाल। मैं आपको ये ग्रिलिंग इसलिए कर रहा था अनूप जी, क्योंकि लोगों तक वो बात पहुंच सके कि एक नेता, एक कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो कितना उसके अंदर बात भरा हुआ है। अब अंतिम 2 सवाल ये रहेगा कि गोपालगंज से अगर मौका मिल जाए, आपने 3 चीज़ों का नाम नहीं बताया, क्या करेंगे ये तफसील से बताइए। और अंत में ये बता दीजिए कि ऐसा कोई संदेश जो आप अपने गोपालगंज के लोगों तक देना चाहते हो। सबसे पहला, अगर पार्टी नेतृत्व और जनता का विश्वास मुझे प्राप्त होता है तो सबसे पहला समस्या गोपालगंज सहित पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की है। आज अपराध अनियंत्रित है। 28 दिन में 8 लोग गोली मारा गया गोपालगंज में अपराध अनियंत्रित है। न पुलिस प्रशासन के बस की बात है रोकना और न नीतीश कुमार जी के बस की बात है रोकना। इसलिए यहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेवी के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। बड़े बड़े व्यवसायी जो चाहते हैं कि हम कुछ व्यवसाय खड़ा करके लोगों को रोजगार का अवसर पैदा करें, उनकी हत्या हो रही है रंगदारी के नाम पर। और लगातार ये लालू यादव के सरकार से प्रारंभ होकर के और आज तक ये सिलसिला गोपालगंज में नहीं रुका है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी लॉ एंड ऑर्डर को गोपालगंज में दुरुस्त कराना। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग में फैला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त कर और शिक्षा को आम लोगों तक उपलब्ध कराना, यह दूसरी प्राथमिकता गोपालगंज में होगी। और तीसरी, सबसे अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोपालगंज में कमी है। यहाँ किसी तरह का रोग हो, आप हॉस्पिटल जाइए और वहाँ से डॉक्टर आला भी नहीं लगाएगा, डॉक्टर पूछेगा भी नहीं, सीधे रेफर टू गोरखपुर, रेफर टू पटना। मैं इस सिलसिला को बंद करूँगा। गोपालगंज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन कराने के लिए चाहे मुझे जितना संघर्ष करना पड़े, सदन से लेकर सड़क तक,
लोगों का स्नेह प्यार लेकर के, लोगों का सहयोग लेकर के मैं इन 3 क्षेत्रों में विकास के लिए गोपालगंज में परिश्रम करूंगा, संघर्ष करूंगा और हर हाल में इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके और जनता के साथ मैं दिखाऊंगा कि कैसे परिवर्तन होता है। लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसा अनूप श्रीवास्तव का कहना है। अब अंतिम में मेरी टिप्पणी। मैं ये इंटरव्यू लेने के लिए विशेषकर गोपालगंज से यहाँ आया था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं इसलिए आया था ताकि उन नेताओं को जो कभी देश की राजधानी और बिहार में बैठे तो बिहार की राजधानी में बैठकर उन छोटे कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर धूप में दौड़कर आपके पार्टी को सींचते हैं, आपको उनको नहीं भूलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो आपके पार्टी को एक दर्जे तक पहुंचा पाए हैं। बाकी भाजपा और जदयू के बारे में अनूप जी ने बहुत कुछ कहा, वो मज़ेदार था। आप भी सुनिएगा, इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हम बिहार घूम रहे हैं, बाढ़ से आपको परिचित करवा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि बांध क्यों टूटता है, ये दिखा रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को सरकार क्या मुहैया करवा पा रही है, क्या उन छोटे बच्चों को दूध मिल पा रहा है, क्या उन लड़के और लड़कियों को कपड़ा, चिवड़ा, मिठा के अलावा कुछ बढ़िया खाना भी मिल पा रहा है। तो ये सफ़र चलता रहेगा। अंततः कैमरे के पीछे बैठे आदर्श का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रशांत राय हूँ, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।